जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2026 के पेपर वन के बारे में। और इस पेपर वन में हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का मॉडल पेपर 5, जो कि आपका पीवाईक्यू क्वेश्चनों पर आधारित रहने वाला है। यहाँ से आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके फाइनल एग्जाम में काफ़ी प्रश्न यहाँ पर सेम एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो हर एक परीक्षा में पीवाईक्यू क्वेश्चन दोहराता ज़रूर है, और अगर आप सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं दोहराता तो उसका पैटर्न ज़रूर दोहराया जाता है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं पर्यावरण अध्ययन का मॉडल पेपर नंबर 5। दोस्तों, साथ ही बताते चलें कि अन्य सब्जेक्टों के मॉडल पेपर चैनल पर अपलोड हैं, जाकर आप उन्हें सब्सक्राइब करने के बाद देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं पर्यावरण अध्ययन का मॉडल पेपर नंबर 5। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ईवीएस के जो कुल क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 30, यानी कि जो पेपर फर्स्ट होता है टोटल 5 आपके पार्ट होते हैं और हर पार्ट में 30-30 क्वेश्चन होते हैं। तो ठीक है, ईवीएस का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कह रहे हैं नीचे दिए गए उस राज्य का नाम बताइए जहाँ लोग सरसों के तेल से बनी पकी हुई मछली खाना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है गोवा, बी कह रहा है केरल, सी कह रहा है कश्मीर और डी कह रहा है मिजोरम। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा है कि सरसों के तेल से बनी हुई मछली कहाँ पर खाई जाती है, किस राज्य में खाई जाती है। तो सरसों के तेल में मछली कहाँ के लोग खाते हैं बेटा? ये खाते हैं आपके कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग जो है सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाते हैं। अगर कहता है इसमें क्वेश्चन में कहता है कि नारियल के तेल से मछली खाई जाती है तो गोवा में खाई जाती है। ठीक है, और टाइपिकोवा कहाँ पर खाया जाता है? टाइपिकोवा आपका केरल में खाया जाता है, और यहाँ पर भी केरल में भी जो है आपका नारियल तेल में मछली खाई जाती है। तो गोवा और केरल में नारियल तेल में मछली खाई जाती है, लेकिन कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाना लोग पसंद करते हैं। नेक्स्ट है खेजड़ी के वृक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, खेजड़ी के बारे में पूछा है, खेजड़ी हो गया आपका, और एक वृक्ष और होता है कौन सा? रेगिस्तानी ओक। तो दोनों मिलते जुलते हैं, तो इनके बिंदुओं को भली भांति आप जानना पहचानना सीखिए। ठीक है, क्योंकि इन अब दोनों को मिक्स करके देता है तो और छांटने के लिए कहता है, दोनों के बिंदुओं को मिक्स कर देता है और छांटने के लिए कह देता है। तो अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो आप सही विकल्प छांट नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रेगिस्तानी जो है, सॉरी, खिचड़ी के बारे में बिंदु दिया है, ऑप्शन ए कह रहा है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो क्या ऑप्शन ए आपका सही है, या फिर इसे कह रहा है कि इसे उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर ये ऑप्शन सही है, या फिर ऑप्शन सी है कि यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं? क्या ये ऑप्शन सही है? या फिर ऑप्शन डी कह रहा है यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतली पाइप से इसे जल पीते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा विकल्प जो है सही होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए, ये इसमें से आपके वो विकल्प रहे हैं और आपका आंसर कौन सा हो इसमें छांटना होगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि ए बी और डी सही है, और ऑप्शन बी कह रहा है कि आपका ए सी डी सही है, ए सी डी, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि ए बी सी सही है, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है बी सी और डी सही है। तो देखिए, यहाँ पर जो सही जवाब बच्चा जाएगा वो क्या जाएगा? वो आप जाएंगे आप सी के साथ। किसके साथ? सी के साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका ऑप्शन ए है, आपका ऑप्शन का है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये विकल्प आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। बी कह रहा है इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, तो ये भी आपका विकल्प सही है खेजड़ी के बारे में। और ऑप्शन सी कह रहा है यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन जो आपका ऑप्शन डी कह रहा है, ये ऑप्शन डी, ये किसके बारे में बता रहा है? तो ये रेगिस्तानी ओक के बारे में बताया जा रहा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, और खेजड़ी कहाँ पाया जाता है? ये आपका राजस्थान में पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी सही है, ए बी सी आपके सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुड़ुक कहाँ के लोग की भाषा है? जो कुड़ुक है वो कहाँ के लोगों की भाषा है? तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? कुड़ुक जो है ये मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड की कहाँ की भाषा है? तो सही जवाब बेटा जाएगा आपका ऑप्शन
3 का हो जाएगा डी यानी कि झारखंड का, ठीक है। कुड़ुक जो है आदिवासी लोगों की, झारखंड के आदिवासी लोगों, उरांव जनजाति के लोगों की भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम पक्षियों की अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते रहते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? इसके इनके कान ढके होते हैं, वो उड़ नहीं सकते। क्या ये विकल्प आपका सही हो जाएगा? या फिर ऑप्शन बी कह रहा है इनकी पुतली घूम नहीं सकती है इसलिए जो है अधिकांश गर्दन हिलाते हैं, या फिर इनकी आंखें छोटी होती है इसलिए हिलाते रहते हैं, फिर इनकी गर्दन लचीली होती है इसलिए हिलाते हैं। तो देखिए आपका जो कान छोटे होते हैं, ये नहीं और ये नहीं, ये गर्दन लगातार हिलाते हैं इसलिए क्योंकि इनकी आंख की पुतलियां घूम नहीं सकती, इसलिए गर्दन को हिला करके इधर उधर घुमा करके चीजों को ये देखते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शहर में केवल एक ही प्रकार के खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं, तो खजूर के पेड़ कहाँ दिखाई देते हैं? कराची में, बलचिन में, अबू धाबी में, फिर काहिरा में। तो सही जवाब है आपका अबू धाबी में। अगर खजूर के पेड़ कहे तो आप अबू धाबी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के झुंड के बारे में कौन सा कथन सही है? तो हाथियों के झुंड के बारे में कौन सा कथन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए का रहा, हाथी के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 साल के बच्चे होते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही बिंदु वाला है कि कौन कौन से बिंदु सही है, आपको ये चेक करना होगा। ऑप्शन बी कह रहा है, झुंड में किसी एक परिवार के सदस्य रहते हैं, तो एक ही परिवार के सदस्य नहीं रहते, कई परिवार के सदस्य रहते हैं जिसमें महिला हाथी और 14-15 वर्ष के बच्चे शामिल होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है, झुंड का नेतृत्व सबसे बुजुर्ग हथनी करती है, तो ये विकल्प आपका सही है, ठीक है। और ऑप्शन डी कर रहा है, एक झुंड में नर हाथी और हथनी दोनों साथ रहते हैं, तो नहीं, नर हाथी और हथनी नहीं साथ रहते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हथनी और 14-15 वर्ष तक के बच्चे ही रहते हैं, ठीक है। तो आपका ए और सी यहाँ से सही है, ए और सी आपका क्वेश्चन का आंसर सही है। तो देखिए यहाँ विकल्प में कौन कौन सा है, तो अब विकल्प 3 के साथ जाएंगे, ए और सी आपका सही था, बी और डी गलत था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि में मोटी कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? तो सीधा जानी ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए होती है जिसमें से 6 बिंदु होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए खाद्य पदार्थ को समुच्चय में लोहे यानी कि जो आपके एनीमिया बीमारी होती है जिसमें से आयरन की कमी होती है, तो आयरन कमी किनके से पूरी होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका बेटा आंवला पालक गुड़। आंवला पालक गुड़ से जो है एनीमिया की बीमारी दूर होती है, इसमें लौह की यानी कि आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि देखिए जैसा हाथी वाला था वैसे यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इसमें कहा है कि मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के बारे में क्या क्या सही है? तो क्या एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है? तो हाँ बिल्कुल, एक फसल काटने के बाद ये जमीन का कुछ समय के लिए छोड़ दी जाती है खाली। ऑप्शन बी कह रहा है, जमीन पर उग आए बांस और खरपतवार को उखाड़ कर जला दिया जाता है, तो उखाड़ कर नहीं जलाते हैं, ठीक है। ये उखाड़ कर नहीं, काट करके जलाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, राख खाद का काम करती है, तो बिल्कुल राख जो होती है जो जलाते हैं इसको राख खाद का काम करती है। ऑप्शन सी डी कह रहा है, जब जमीन के नीचे जब जमीन की खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का खोद कर दिया जाता है, जुताई नहीं की जाती है। तो क्या ये ऑप्शन सही हो जाएगा? ठीक है। तो देखिए जो झूम खेती हो, जमीन पर उगे बांस खरपतवार को उखाड़ा नहीं जाता बल्कि जो उन्हें जला दिया जाता है ताकि मिट्टी जो राख हो मिट्टी में खाद का काम करे। अतः जो है आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा आपका, बाकी आपके ऑप्शन सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग का समुच्चय क्या हो जाएगा? तो ज्यादा बवाल के चक्कर में नहीं पड़ना है। देखिए जो चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया होता है ये सभी एनाफिज मच्छर के काटने से, महिला यानी फीमेल एनाफिज मच्छर के काटने से ये बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये तीनों रोग जो हैं मच्छर के काटने से फैलते हैं। और जो हैजा है आपका, हैजा दूषित पानी से होता है, दूषित पानी या भोजन से होता है। मियादी बुखार जो है ये टाइफाइड जीवाणु से फैलता है। तो हैजा आपका दूषित खान-पान से होगा। और जो आपका मियादी बुखार है, ये किससे होता है? तो ये टाइफाइड जीवाणु भी जो है, जीवाणु के कारण फैलता है। तो आपका हैजा जहाँ-जहाँ था, आपका ये हैजा से कटा और मियादी बुखार आपका इससे कट गया। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट बन रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्मीना शॉल लगभग कितने स्वेटर के बराबर होता है और यह बुनने में लगभग कितने घंटे का समय लगता है? तो सीधा से जानिए, ये जो है आपका
6 स्वेटर के बराबर जो है 1 साल की गर्मी होती है। नहीं, 1 साल में कितने स्वेटर गर्मी होती है? 6 साल के बराबर। और इसको बनाने में लगभग 250 घंटे का समय लगता है। पश्मीना जो बकरी होती है, ये आपके जम्मू, कश्मीर या लद्दाख की 5000 मीटर ऊँची पहाड़ियों पर ये जो है बकरी पाली जाती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक करके सिद्ध किया था कि मलेरिया जो है, मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है। इस खोज के लिए उन्हें 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो क्या रोनाल्ड रॉस थे, गेगर मंडल थे, चार्ल्स डार्विन थे या फिर जॉर्ज मिस्टल थे? तो यहाँ पर बेटा सही जवाब क्या जाएगा आपका? रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने मच्छर, जो आपके रोनाल्ड रॉस थे, ये सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोज की थी कि मलेरिया मादा एनाफिज मच्छर के काटने से फैलता है। इसके लिए उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाघों की घटती जनसंख्या के कारण प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो सीधा सा आप ध्यान रखिए, 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना हुई, ठीक है? और हाथी परियोजना की बात करें तो आप 1992 लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में गोलकोंडा किले का मानचित्र दिया गया है, ठीक है? मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर दूरी को दर्शाया गया है। इस मानचित्र पर 2 दरवाजों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो इस जमीन पर दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी क्या होगी? तो क्या 1650 मीटर होगी, 1.55 किलोमीटर होगी, 16.5 किलोमीटर होगी या फिर 165 किलोमीटर होगी? तो ध्यान दीजिएगा, जो पैमाना दिया गया है 1 सेंटीमीटर, क्या दिया गया? 1 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया है 110 मीटर, ठीक है? क्या दिया गया है? 1 सेंटीमीटर क्या दिए हैं, यहाँ देखिएगा, 1 सेंटीमीटर क्या दिया गया है? 110 मीटर आपका दिया गया है, ठीक है? और मानचित्र की दूरी क्या दी गई है? मानचित्र की दूरी दी गई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है? तो आपको करना क्या हो जाएगा? वो वास्तविक दूरी के लिए क्या करेंगे आप? वास्तविक दूरी के लिए आप क्या करेंगे? तो ये जो आपका 110 है, 110 गुणे 15 कर देंगे, ठीक है? 110 गुणे 15, तो आपका कितना आ जाएगा? आपका ऑप्शन ऑप्शन ए यानी कि 1650 मीटर आ जाएगा। जब आप 110 को 15 से गुणा करेंगे तो आपका 1650 मीटर आ जाएगा, दोनों दरवाजों के बीच की दूरी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बरूनी किस देश से भारत आया था? तो क्या उज्बेकिस्तान से, अफगानिस्तान से, ओमान से, बांग्लादेश से? सही जवाब हो जाएगा बेटा, जो है उज्बेकिस्तान से आया था। कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण शास्त्र से यहाँ पर यानी कि पेडागोजी से संबंधित प्रश्न होंगे। ईवीएस, पहला प्रश्न है, ईवीएस में समूह कार्य को बढ़ावा देने के लिए मुख्य कारण क्या होता है? तो जो देखिए, सीधा सीधा जानिए क्या होता है। हर सवाल का मतलब हर विकल्प पढ़ना यहाँ पे जरूरी नहीं होता है, ठीक है? आप पढ़िए, लेकिन हम बता रहे हैं कि किस तरह से सॉल्व करना होता है। जो आपका शिक्षण कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, इसमें बच्चे का जो होता है सहपाठी के प्रति जो है दया भावना आती है, समाजीकरण होता है बच्चे का, और बच्चे एक दूसरे के साथ काम करना सीखते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि ये डेवलपमेंट बच्चे में होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या शिक्षक के बोझ को कम करना होता है? तो नहीं, बोझ को कम करना नहीं होता है, ठीक है? तो ऑप्शन ए आपका कटेगा, ठीक है? कक्षा में अनुशासन बनना, तो ये भी कटेगा, ठीक है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सहपाठी अधिगम और सामाजिक अंत्यक्रिया को प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस की कक्षा में, ईवीएस की कक्षा के रूप में आप बच्चों को अवलोकन कौशल का आकलन कैसे करेंगे? तो देखिए, इसमें जो है परीक्षा देने के लिए, अंक अर्जित करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए नहीं करेंगे, तो ये दोनों कटेंगे। माता पिता से पूछना, ये भी गलत हो जाएगा। इन्हें एक पौधा देकर उनके दैनिक परिवर्तन को नोट करने के लिए कहकर, यानी पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट के माध्यम से इनका वास्तविक जीवन का अनुभव लेना। तो ऑप्शन आपका सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या को थीम में क्यों बांटा गया है? तो देखिए, यहाँ पर थीम कितनी है आपकी ईवीएस में? टोटल थीम आपकी 4 हैं, सॉरी 6। जो थीमें कितनी हैं? तो 6 थीमें हैं और 4 उप थीम है, ठीक है? 6 मुख्य थीम है, 4 उप थीम है। तो यहाँ पर क्या है, क्यों बांटा जाता है? तो संख्या के अध्यायों की संख्या को कम कर सके इसलिए तो नहीं, ताकि शिक्षक आसानी से पढ़ा सके, ये भी नहीं हो जाएगा, ताकि बच्चे पर्यावरण को टुकड़ों में नहीं बल्कि समग्र रूप से
जो है समझ सकें। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार एवीएस कक्षा में ज्ञान का निर्माण कैसा होना चाहिए? तो देखिए, रचनावाद पर जो है एनसीएफ 2005 बल देता है, यानी कि हस्तपरक अनुभव होने चाहिए, बच्चा खुद करके सीखे। ठीक है, जहाँ पर बच्चा खुद शामिल हो या अनुभव उसका शामिल हो, तो वो विकल्प आपका हमेशा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह से केवल शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य, तो ये गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक को रटकर, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा बच्चों के सेवम के मुख्य अनुभव और सक्रिय भागीदारी, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवीएस शिक्षण अधिगम में समुदाय संसाधन का उपयोग करने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या होता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि यह स्कूल का खर्च बचाता है, तो नहीं, स्कूल का खर्च नहीं बचाता है। यह ऑप्शन भी कह रहा है यह बच्चों को कक्षा के ज्ञान को वास्तविक जीवन से परिस्थितियों से जोड़ने में मदद करता है। तो बिल्कुल आप इस विकल्प से जा सकते हैं, यानी कि ईवीएस जो पढ़ाई जाती है वो ईवीएस जो होती है उसमें कक्षा के ज्ञान को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ने में मदद करती है। तो आपका शैक्षिक अधिगम जो संसाधन होगा आपका, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि शिक्षण अधिगम सामुदायिक संसाधन के लिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानचित्र कौशल बच्चों में किस प्रकार का विकास करता है? किस प्रकार की क्षमता का विकास करता है? देखिए, मानचित्र क्या होता है? मानचित्र से क्या चित्र बनाने की क्षमता तो नहीं, गणना करने की क्षमता नहीं, स्थानों के सापेक्ष स्थिति और दिशाओं का आकलन करना मानचित्र के द्वारा सीखा जाता है। तो ऑप्शन बी, सॉरी सी आपका आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएस कक्षा में एक प्रयोग दिखता है जहां एक खाली गिलास पानी में तैरता है लेकिन लोहे की कील डूब जाती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है यह जादू दिखाना होता है, तो ये जादू दिखाना आपका नहीं होगा, यानी कि यह निगेटिव टाइपवर्ड होगा। अगला है बच्चों को घनत्व की जटिल परिभाषा याद कराना, तो आप परिभाषा सूत्र बच्चों को नहीं याद करा सकते हैं। ऑप्शन आपका बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है बच्चों में जिज्ञासा जगाना कि उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करना कि ऐसा क्यों होता है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस में पोर्टफोलियो क्या है और आकलन के लिए कैसे उपयोगी है? तो क्या बच्चों की उपस्थिति का रिकॉर्ड होता है? तो ये बच्चों की उपस्थिति का रिकॉर्ड जो है यह नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है यह एक निश्चित अवधि के बच्चों द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्यों की प्रगति का संग्रह है जिसे समग्र विकास को दर्शाता है। तो बिल्कुल आप ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, यानी कि जो आपका पोर्टफोलियो होता है वो किसी निश्चित समय में बच्चे के हर प्रकार के जो आप कार्य करता है बच्चा, यानी कि शैक्षिक तथा शैक्षिक रिकॉर्ड जो होता है बच्चे का एक्स वाई जेड, यानी कि बच्चा कैसा सीख पा रहा है, किन चीज़ों को आराम से सीख पा रहा है, किन चीज़ों में गलतियां कर रहे हैं, त्रुटियां कर रहे हैं, किन चीज़ों को सीखने में समस्या हो रही है। ठीक है, तो एक निश्चित समय के भीतर जो भी क्रियाकलाप होते हैं बच्चे के उसमें वर्णित होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवयस्क कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए एवीएस के सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होगी? तो क्या केवल उन्हें सुनने के लिए करना? तो नहीं, केवल उन्हें सुनने के लिए आप नहीं करेंगे, ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा, श्यामपट्ट पर लिखना नहीं हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। श्रव्य सामग्री का स्पर्शीय वस्तुओं का उपयोग करना और मौखिक रूप से निर्देश देना, आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यपुस्तक में क्या आपने सोचा और करके देखे जैसे जो खंड होते हैं इनको शामिल करने का उद्देश्य क्या होता है? तो ये सभी जब शामिल होते हैं बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग का बढ़ावा देना होता है। क्या होता है बच्चों में क्रिएटिव जो आपकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है, बच्चों की चिंतनशीलता को सोच को बढ़ावा देना है। ऑप्शन सी आपको करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का है, प्राथमिक स्तर पर एवीएस के आकलन में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया जाता है? तो जो आकलन होता है इसमें किस पर जोर देंगे आप? आकलन और रिकॉर्डिंग कौशल पर, अवलोकन और रिकॉर्डिंग कौशल ऑप्शन है, और बी कह रहा है कि वर्गीकरण और तुलना, ऑप्शन सी कह रहा है परिभाषा और तकनीकी शब्दों, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि प्रश्न पूछने की अभिव्यक्ति के कौशल पर। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही जवाब बेटा हो जाएगा ऑप्शन सी, परिभाषाओं और तकनीक शब्दों को याद कराने पर। ठीक है,
तो सबसे कमजोर किस पर दिया जाना था, आपसे क्वेश्चन ये पूछा था, कब से सबसे कमजोर किस पर देंगे, तो रटना आपका सबसे गलत तो टैग वर्ड होता है, यहाँ पर पूछा था कौन सा नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। परिभाषा और तकनीकी शब्दों को याद कराना आपका सही जवाब बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षा में कहानी सुनाया, कहानी सुनना एक प्रभावी तरीका है, तो यह मतलब कौन सा प्रभावी तरीका होगा कहानी सुनाने का, तो ऑप्शन ए कह रहा बच्चों को मनोरंजन करना, तो नहीं मनोरंजन करना नहीं होता, शांत करना नहीं होता बच्चों को, यह अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त और संदर्भ युक्त बनाता है जिससे बच्चे आसानी से मतलब जुड़े और समझ सके, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक भोजन थीम पढ़ाते समय बच्चों को यह अपने अपने घर से अलग अलग प्रकार का भोजन लाने के लिए और कक्षा में साझा करने के लिए कहता है, तो इसका एक मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि शिक्षक हैं कोई ईवीएस की कक्षा के जो भोजन थीम पढ़ाते हैं और बच्चों को अपने अपने घर से अलग अलग प्रकार का भोजन लाने के लिए कहते हैं और कक्षा में साझा करने के लिए भी कहते हैं, तो इनका ये मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो टिफिन चेक करना, तो टिफिन चेक करना उद्देश्य नहीं होगा इनका। ठीक है, कक्षा में पिकनिक करना, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। भारत की सांस्कृतिक विविधता और विभिन्न प्रकार के भोजन के प्रति समझ और सम्मान विकसित करना। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, ईवीएस की कक्षा में एकीकृत उपागम का अर्थ क्या है, तो क्या सभी बच्चों की किताब से मिला दिया जाए, तो नहीं, सभी विषयों को आप जो है एक किताबें नहीं मिलाएंगे, कह रहा है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण के विषयों को अलग न पढ़ाकर समग्र रूप से पढ़ाना, तो आपका ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा की भूमिका कैसी होनी चाहिए, तो क्या सत्तावादी, तानाशाही, सुगमकर्ता, उपदेशक, तो जो एनसीएफ 2005 है और एनईपी 2020 सीधा कहता है जो आपका शिक्षक होगा वो आपका सुगमकर्ता या सहकर्मी की तरह कार्य करेगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके एवीएस के टोटल 30 क्वेश्चंस, आपने इनमें से सही विकल्प कितने दिए आप वो बताएं। वीडियो कैसी लगी वो भी आप व्यक्तिगत तरह नीचे कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।